समझ में आ रही बात? मीडिया ये मुद्दा क्यों नहीं उठाता? क्योंकि आपसे मुद्दा मैं इसीलिए उठा पा रहा हूं क्योंकि सबसे पहले मैं क्लाइमेट एक्टिविस्ट नहीं हूं, मैं आपको गीता पढ़ाने वाला शिक्षक हूं। मैंने आपको गीता नहीं पढ़ाई होती तो आप मेरी ये बातें सुन नहीं पाते। उस दिन हर चैनल को, हर अखबार को मजबूर हो करके ये दिखाना पड़ेगा प्राइम टाइम पर। आज वो नहीं दिखाते क्योंकि आम आदमी को ये दिखाओ तो आम आदमी चैनल बदल देगा, चैनल दिखाएगा तो चैनल बदल देगा। नेता अगर ये बातें बताएगा तो नेता को बदल देगा। कोई नेता भी कैसे बताए? चुनाव आ रहे हैं, किसी चुनावी घोषणा पत्र में आपने इन मुद्दों का उल्लेख सुना? के विषय को इतना जोर से उठाते हैं और मुझे नहीं लगता कोई इस विषय पर इतनी गहराई से, इतनी ऊंचाई से बात करता है। और क्लाइमेट चेंज का एक जख्म मैं और मेरा परिवार भी एक जी रहा है लेके। 2013 में जो घटना घटी केदारनाथ में, एक बस जाती है जिसमें कि 30 यात्री गए और वापस कभी नहीं आए। और उस घटना में मेरे माता पिता भी थे। उसके बाद मीडिया ने काफ़ी इस विषय को उठाया, पर्यावरणविदों ने भी बात की और सब जानकारों ने बात की कि पॉलिसी बनेगी। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा विषय है कि जिस पे बहुत काम होना चाहिए। आज मेरे ख्याल से 10 साल हो गए और घटनाएं तो घटती जा रही हैं, पॉलिसीज़ भी बन रही हैं। तो सर मेरा जो क्वेश्चन है, चूक हम कहाँ कर रहे हैं सर? देखिए, कोई बहुत इसमें गहरी बात नहीं है। चूक हम कर रहे हैं वरीयता देने में, और दो तरफा हम पर चोट पड़ रही है। पहली ये कि आम आदमी के पास अपना कोई केंद्र नहीं होता। उसको जो चीज़ बता दी जाती है महत्वपूर्ण है, बार बार बताई जाती है, वो उसी को महत्व देता है। अगर उसके सामने कोई चीज़ बार बार महत्वपूर्ण कहकर लाई नहीं जाएगी तो वो महत्व देगा भी नहीं। और जो दूसरी बात है, मैंने कहा दो तरफा चोट। दूसरी बात यह है कि चूंकि आम आदमी के पास अपना कोई केंद्र नहीं है, तो वो जिनको चुनता है बात सुनने के लिए, वो लोग ही ऐसे होते हैं जो उसे सब उल्टी पुल्टी और महत्वहीन बातें तो बताते हैं, काम की बात कभी बताते नहीं। बात समझ रहे? चूंकि मैं कच्चा आदमी हूं, इसीलिए मैं कान का भी कच्चा हूं। कान का कच्चा किसको बोलते हैं? जो सुन लिया वो मान लिया, अपना कोई विवेक है ही नहीं। अपना कोई विवेक नहीं है, जो सुन लिया उसी को सोच लिया कि यही तो सच है। तो चूंकि मैं कच्चा आदमी हूं, इसीलिए पहली बात जो भी मैं सुन लेता हूं और बार बार मुझे सुनाया जाता है, मुझे लगता है ठीक होगा, इसीलिए तो इतने लोग कह रहे हैं। भाई इतने लोग कह रहे हैं तो ठीक ही होगा ना। आपने सुना है ये, आप कोई बात जा करके थोड़ी बुद्धिमानी की बोल दो तो जवाब क्या आता है? अच्छा, तो बाकी सब पागल हैं क्या? तुम ही होशियार हो, बाकी सब पागल हैं क्या? ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे पास कोई आत्मिक केंद्र नहीं है। हम बस दुनिया की ओर देखते रहते हैं। आत्मिक माने अपना, अपना मैं, विशुद्ध मैं, वो हमारे पास है नहीं। हम दुनिया की ओर देखते रहते हैं और दुनिया जो कुछ कर रही है हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। और इसी बात का दूसरा पहलू यह है कि चूंकि हमारे पास कोई आत्मिक केंद्र नहीं है, कोई विवेक नहीं है हमारे पास, तो हम जिन लोगों को चुनते हैं कि इन लोगों की बात सुननी है, वो सब लोग अनिवार्यतः ऐसे ही होते हैं जिनकी बात सुनी नहीं जानी चाहिए। आप किस टीवी चैनल को सुन रहे हो? आपने किसको अपना आदर्श बना लिया है? आप किसको सम्मान दे देते हो और फिर कान दे देते हो, आओ अपनी बात सुनाओ हमको? ये सब कुछ अगर आपके विवेक के केंद्र से नहीं आ रहा, तो आप पता नहीं किसकी और क्या बात सुनते रहोगे, लगातार सुनते ही रहोगे। वो आपको कभी वो बात बताएगा ही नहीं ना जो वास्तविक है। सारी भूल यहां पर हो रही है। क्लाइमेट चेंज से संबंधित
सारी बातें, सारे आंकड़े सार्वजनिक हैं। वहां ऐसा कुछ भी नहीं है जो छुपा हुआ है, और वहां ऐसा कुछ भी नहीं है जो इतना जटिल हो कि आपकी समझ में ना आए। हाँ, जो क्लाइमेट साइंस है वो अपने आप में जटिल होती है, वो जटिल भी है और इनएग्जैक्ट भी होती है, थोड़ा वो अप्रोक्सीमेशंस पर भी चलती है। लेकिन वैज्ञानिक अपनी पूरी शोध को, उसके नतीजों को आपके सामने बिल्कुल सरल करके रख देते हैं, और वो सब कुछ इंटरनेट पर उपलब्ध है। और वो पेड रिपोर्ट्स भी नहीं है कि आप पैसा दोगे आपको तभी मिलेंगी। आपको पैसा नहीं देना है, बस ध्यान देना है, समय देना है, सब कुछ है वहां पर। और उनमें इतनी कोई जटिलता भी नहीं है कि आप पढ़ो तो आपको समझ में नहीं आएगा। हो सकता है रिपोर्ट लंबी हो, पर शुरू में ही उसका एक्सट्रैक्ट या समरी उपलब्ध होती है, उतना ही आप पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगा। दुनिया के जो अच्छे अखबार हैं और कई जर्नल्स हैं ऐसे जो क्लाइमेट से संबंधित हैं, ज्यादा अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, आप उनकी ही रिपोर्ट्स पढ़ लोगे, आर्टिकल्स पढ़ लोगे, आपको तो भी मिल जाएगा, सब उपलब्ध है, खुला है। लेकिन हमारे सामने वो चीज बार बार लाई नहीं जाती, और इतना विवेक हम में अपना आंतरिक है नहीं कि हम खुद वैसी कोई चीज खोजकर पढ़ें। अगर हम समझते ही हैं कि इस समय ये कोई, देखिए, मुहावराबाजी, जुमलाबाजी नहीं है, हम सचमुच कह रहे हैं कि इस समय पूरी मानवता के सामने इससे बड़ा कोई मुद्दा है ही नहीं, क्लाइमेट चेंज से बड़ा। और जो बाकी भी मुद्दे हैं, अगर आप शीर्ष 10 मुद्दों को लेंगे जो इस समय मानवता के सामने है, तो क्लाइमेट चेंज के अलावा जो बाकी 9 हैं, आप पाओगे कि वो 9 के 9 भी उसी स्रोत से आ रहे हैं जिससे क्लाइमेट चेंज आ रहा है। तो अगर आप क्लाइमेट चेंज का उपचार कर सको तो जो बाकी 9 हैं उनका भी उपचार हो ही जाना है लगभग। लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे। थोड़ा याद करिएगा कि आप जो भी टीवी चैनल वगैरह देखते हैं उसमें दिन भर में क्लाइमेट चेंज से संबंधित कितनी बात होती है, बताइए कितनी? जोर से बोलिए। 0। मेरा सवाल यह नहीं है कि वो चैनल 0 बात क्यों करता है क्लाइमेट चेंज की, मेरा सवाल यह है कि इसके बाद भी आप वो चैनल देखते क्यों हो। और मेरा एक और सवाल है, क्लाइमेट चेंज की बात न करके वो चैनल आपको जो कुछ भी दिखाता है, आपको फिर समझ में नहीं आ रहा कि वो सब जो दिखाया जा रहा है कितना बड़ा झूठ है? तो बहिष्कार न सिर्फ उस चैनल का होना चाहिए, बल्कि उस सामग्री, उस विषय का भी होना चाहिए जो वो चैनल दिखा रहा है। नहीं समझे? कोई चैनल है जो क्लाइमेट चेंज को छोड़ के आपको कोई और मुद्दा दिखा रहा है, सिर्फ चैनल का बहिष्कार करें या उस मुद्दे का भी बहिष्कार कर दें? मुद्दे का भी। पर हमें उस मुद्दे ने जकड़ लिया है। वो मुद्दा कुछ भी हो सकता है, कोई मसालेदार चटपटा मुद्दा जो 1 महीने के लिए उठता है, 1 महीने बाद गिर जाता है। कारण बस यही, हमारे पास कोई आंतरिकता नहीं है, हमारे पास जैसे आत्मा नहीं है। हम बस पीछे पीछे चलते हैं, पीछे पीछे चलते हैं, जो दिखाया जा रहा है वो देख रहे हैं। बुद्धि के तल पर पता भी है कि सबसे जरूरी चीज क्या है, लेकिन उसके बाद भी वो चीज अगर सामने नहीं आ रही है तो हम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम एकदम खड़े नहीं हो जाते उछल करके। मैं पिछले 3 घंटे से ये चैनल देख रहा हूं और इसमें एक बार भी कुछ भी ऐसा नहीं आया जिसका संबंध क्लाइमेट चेंज से हो। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? मैं कम से कम ये चैनल बदल तो दूं, और अगर मुझ में थोड़ी भी प्रतिभा है और थोड़ी ईमानदारी है तो मैं सिर्फ बदलूंगा नहीं, मैं वो सब कुछ करूंगा ये बात सामने लाने के लिए जो कर सकता हूं। मैं सोशल मीडिया पर लिखूंगा, इतना तो कर सकता हूं। हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जो घर परिवार के 2-4 व्हाट्सएप ग्रुप्स में ना हो। वही वो जो ताऊजी वाला गुड मॉर्निंग वाला ग्रुप होता है। जो बातें आप जानते हो कि असली हैं और सच्ची हैं, वो भी क्या आप वहां जाकर लिखते हो? वो वहां पर बेधड़क आकर के अपना प्रचार प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, बिल्कुल ही गंदे स्तर का। देखा है ना वो जो फॉरवर्ड्स आते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, वो आपके भी दोस्तों के और कलीग्स के और बंधुओं के व्हाट्सएप ग्रुप्स पर आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं ना। आपने कितनी बार आईपीसीसी की रिपोर्ट वहां फॉरवर्ड करी, बताइए? वो तो गंदगी फैलाने में खूब आगे आगे हैं। आप कितनी बार वो बात वहां सामने रख रहे हो
जो सही और सच्ची है? बोलिए। और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि जहां विवेक नहीं होता वहां डर जरूर होता है, वहां डर जरूर होता है। वही कारण जो हमें मजबूर करता है एक घटिया चैनल को देखते ही रहने पर, यह जान जाने के बाद भी कि यह घटिया सामग्री ही परोसता है, हम तब भी उसे देखते ही रहते हैं। वही कारण हमें मजबूर करता है कि हम सही सामग्री वहां भी न डालें जहां डालने की हमें सामर्थ्य है। आप जाकर के उस चैनल का कंटेंट तो नहीं बदल सकते ना, पर आप जो घर वाला व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर तो सही कंटेंट डाल सकते हो ना। हाँ, पर जैसे आप उस चैनल के सामने मजबूर हो जाते हो, वैसे ही आप घर वाले व्हाट्सएप ग्रुप में भी मजबूर हो जाते हो। वहां जीजा फूफा ताई कुछ भी डालते हैं। आज महाशिवरात्रि और आप अच्छे तरीके से जानते हो कि शिव के नाम पर कितने पाखंड और कितने आडंबर चलते हैं, जानते हैं ना, आप अच्छे से जानते हैं। और वो सब कुछ अभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रहा होगा, पर आप उनको तब भी नहीं बताओगे कि शिवत्व वास्तव में क्या है। आप नहीं बताओगे। अगर आप नहीं बताओगे तो फिर आपको अधिकार क्या है शिकायत करने का कि दुनिया डूबी जा रही है क्लाइमेट चेंज में। वो अपना एजेंडा तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। आपके पास भी एक सार्थक एजेंडा क्यों नहीं है? एजेंडा अपने आप में तो कोई गलत शब्द नहीं होता। एजेंडा का अर्थ है उद्देश्य। उद्देश्य अपने आप में कोई गंदा शब्द तो नहीं होता ना। और जिनका सचमुच गंदा है वो उसे तेजी से आगे बढ़ाते हैं, और आप उनके माल के ग्राहक बने रहते हो, देखे ही जा रहे हो टीवी। और फिर समझिएगा, सही की शर्त पर आपको जो कुछ दिखाया जा रहा है वो गलत ही तो होगा ना। सही को हटा करके आपको जो भी परोसा जा रहा है वो गलत ही होगा ना। तो बात बस उस चैनल की नहीं है, बात उस मुद्दे की भी है जो आपको दिखाया जा रहा है सही मुद्दे के विकल्प के तौर पर। क्लाइमेट चेंज इतनी बड़ी बात है कि यह मुद्दा आसानी से छुपाया नहीं जा सकता, तो इसको छुपाने के लिए बड़ा श्रम करना पड़ता है। बहुत ज्यादा, जैसे कोई सड़ी चीज आपको परोसनी हो अपने मेहमानों को, तो आपको क्या करना पड़ता है फिर? कोई चीज है वो सड़ गई है और फिर भी आपको उसकी सब्जी बनानी है और परोसनी भी है, तो आप क्या करते हो फिर? पहले तो उसको मिक्स करोगे और क्या करते हो? बहुत सारा तेल मसाला उसमें डालते हो। तो इसलिए इतना तेल मसाला आपको देखने को मिलता है मीडिया में, क्योंकि वो जो चीज परोसी जा रही है वो सड़ी हुई है। वो बिना तेल मसाले के दी जाएगी तो आप कहोगे छी, बदबू, फेंको। तो वो बघार लगा करके तड़के के साथ आपको परोसी जाती है। फिर आपको पता ही नहीं चलता कि ये जो इसमें से सुगंध आ रही है वो सब्जी की है या मसाले की है। आप सोचते हो वो वस्तु ही इतनी स्वादिष्ट है क्योंकि सुगंध आ रही है, तो भीतर उसमें पौष्टिकता भी होगी। वो सुगंध पौष्टिकता के कारण नहीं है, वो सुगंध पौष्टिकता के अभाव को छुपाने के लिए। यह हमें नहीं दिखाई पड़ता। सब दिखाई पड़ जाए अगर हमारे पास हमारा अपना केंद्र हो, हमारी अपनी आंख। उस अर्थ में क्लाइमेट चेंज का जवाब श्रीमद् भगवद गीता है। बहुत लोगों को यह बात भौचक्का कर देगी, वो कहेगी क्या बात कर रहे थे, इसमें गीता कहां से आ गई? क्योंकि गीता आपको समाज के और परिस्थितियों के डर से मुक्त करती है। भीतर से वो मुक्त करती है वृत्ति से, और बाहर से वो मुक्त करती है संस्कृति से। और जब आप मुक्त हो जाते हो तब आप पर विवशता नहीं रह जाती कि चैनल आपको जो दिखा रहा है वो आप देखोगे ही। जब आप मुक्त हो जाते हो तो आपकी मजबूरी नहीं रह जाती कि मामी जी और मौसी जी जो कुछ भी डाल रहे हैं ग्रुप पर आप वो पढ़ोगे ही और उसका आप कोई उत्तर नहीं दोगे। भले ही आप जानते हो कि जो डाला गया है वो सरासर झूठ है, और अगर झूठ नहीं है तो महत्वहीन तो है ही है। आप नहीं लिखोगे कि ये जो बात है वो बिना महत्व की आप क्यों डाल रही हो मौसी जी, जो महत्व की बात है वो ये रही, इसको पढ़ो। ये तब हो पाता है
जब आप कृष्ण के साथ होते हो, कृष्ण आपको कहते हैं मैं हूं ना, किसी और की चिंता क्यों करते हो? और अगर दूसरों की चिंता करके तुमने मुझे गंवा दिया पार्थ, तो बचाया क्या तुमने? बात समझ में आ रही है? कोई आंकड़ा ऐसा नहीं है जो पब्लिक डोमेन में ना हो, सब जानते हैं 280 पीपीएम होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में, 450 पीपीएम की तरफ बढ़ रहा है। अब 280 और 450, बताओ बेटा कौन सा आंकड़ा बड़ा है, 450 या 280? तब इसमें इतनी तो कोई भारी गणित है नहीं कि आपको पता नहीं है। समझ ही रहे हो, पार्ट्स पर मिलियन भी जानते हो क्या होता है, नहीं भी जानते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना काफी है कि जितनी होनी चाहिए थी कार्बन डाइऑक्साइड, उससे 1.5 से ज्यादा हो चुकी है। जितना औसत तापमान होना चाहिए था उससे 1.5 डिग्री से ज्यादा हो चुका है। 2016-2023 इस पृथ्वी पर हुए सबसे गर्म वर्षों में थे आज तक के। दुनिया में जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी आवृत्ति 3 गुना हो चुकी है और 5 गुना होने की तरफ बढ़ रही है। ये आंकड़े बहुत सीधे हैं, लेकिन ये आंकड़े आप तक पहुंचाए नहीं जा रहे। हम पैसों की बात करते हैं, कितने ट्रिलियन डॉलर का असर पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का जीडीपी पर, वो बात आपको बताई नहीं जा रही है। हेल्थ केयर कॉस्ट्स कितनी है क्लाइमेट चेंज की, वो बात आपको बताई नहीं जा रही है। लेकिन हमें बताई नहीं जा रही तो क्या हम अनपढ़ हैं, हमसे गूगल भी नहीं किया जाता? बोलिए। वॉर को ले लीजिए, अभी 2 बड़ी लड़ाइयां चल रही हैं। इन दोनों बड़ी लड़ाइयों से संबंधित बाकी सब बातें आपको हो सकता है बताई गई हो, पर वॉर का एक पक्ष यह भी होता है कि वो जबरदस्त तरीके से कार्बन रिलीज करता है, क्योंकि वहां सब क्या है, जल रहा है। और जहां कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल जलेगा वहां क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। पर यह बात कोई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि क्षुद्र स्वार्थ आड़े आते हैं। और जैसे चैनल और मीडिया के क्षुद्र स्वार्थ आड़े आते हैं और जैसे अखबारों के स्वार्थ आड़े आते हैं, वैसे हमारे पास भी तो स्वार्थ है। हमारे पास देह के स्वार्थ है, हमारे पास जबान के स्वार्थ है। फॉसिल फ्यूल के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज का, वो है आहार। आहार में क्या? मांसाहार। मांसाहार। कोई भी ऐसा आहार जो जानवरों से संबंधित है, एनिमल एग्रीकल्चर, उसमें मांसाहारी नहीं आता, दूध भी आता है। और भूलिएगा नहीं कि दूध उद्योग और मांस उद्योग में चोली दामन का साथ है, बिल्कुल साथ साथ चलते हैं ये। भूलिएगा नहीं कि दूध तो गाय या भैंस से आता है, और जब जन्म देती हैं वो तो सिर्फ बछिया को वो जन्म नहीं देगी, पड़वा भी जन्म लेता है, बछड़ा भी जन्म लेता है। और हम कभी सोचना नहीं चाहते कि उनका क्या होता होगा, क्योंकि वो तो दिखाई देते नहीं, उनका क्या होता है हम सोचना नहीं चाहते। कि जितनी उम्र होती है एक गाय या भैंस की, उसकी बस आधी उम्र में ही वो दूध दे सकती है, किसी भी अन्य मैमल की तरह ही, कि जितनी उम्र है उसकी आधी उम्र में ही वो गर्भ धारण कर सकती है, उसके बाद वो ना गर्भ करेगी ना दूध देगी। तो जब वो 6, 7, 8 वर्ष बीत जाते हैं जिनमें वो दूध दे सकती थी, उसके बाद उसका क्या होता है ये हम कभी पूछना नहीं चाहते। हम पूछना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें तो दूध वाली चाय पीनी है। एकदम मन से निकाल देना चाहते हैं, क्योंकि ये जो सच है ये हमारी सुविधा छीनता है।
चैनल भी कहता है कि मैं क्यों अपने दर्शकों की सुविधा छीनूं, मेरी टीआरपी नीचे चली जाएगी। तो समस्या सारी यह है कि इधर कुछ नहीं है आत्मिक, चैनल को क्या दोष दे। कल को चैनल वो सारी सच्चाइयां दिखाने लग जाए जो आपके लिए जाननी जरूरी है, क्या आप वो चैनल देखोगे? चैनल को भी कितना हम कसूर दे सकते हैं। एक आंकड़ा खोजिएगा, कहां है उदित? एक आंकड़ा मैं चाहता हूं आप डिस्प्ले करें कि क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे बड़ा जो उत्तरदायी पक्ष है वो क्या है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, वो आप जरा सबको दिखाइएगा। मैं चाहता हूं, और आप लोग अपना मोबाइल वगैरह लेके आए, मैं चाहता हूं कि आप सब इस स्क्रीन की फोटो ले लें। ये आपके दिलो दिमाग पर बात छप जानी चाहिए, कोई चैनल दिखाए ना दिखाए, आप पूरी दुनिया को दिखाइए। और ये जो स्क्रीन है ये आपको बताएगी कि क्यों ये बात आपके सामने नहीं लाई जाती। आपसे बोला जाता है क्लाइमेट चेंज रोकने के लिए घर में 2 कार की जगह 1 कार रखो। कितना फर्क पड़ना है उससे? कितने टन कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो आंकड़े हैं ये टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ऊपर लिखा है TCO2 पर ईयर। प्रतिवर्ष कितने टन कार्बन डाइऑक्साइड बचा लोगे अगर 1 कार कम भी कर दी तो? कितना है? नंबर 2 बोलो जल्दी। और ये तो तब है जब कार कम कर दो। आपको बार बार बोलता है ईवी आ गया, ईवी पर जाओ। ईवी पर जाने से 2.4 से भी कम होगी बचत। आपसे कहा जाता है देखो फ्लाइट में कम चलो, जहां पे भी हो सके संभव ट्रेन से चले जाओ, बाय रोड और बाय रेल। कितना बचा लोगे? कितना बचा लोगे? ये सारी बातें हमें फिर भी सुनने को मिल जाती हैं। चैनल क्लाइमेट चेंज की मुद्दे की चर्चा ही नहीं करते। अगर चर्चा करते भी हैं तो ये सब बातें होती हैं। स्कूलों में भी ये सब बातें होती हैं। कौन सी बातें? नंबर 1 को छोड़ के नंबर 2 से लेके नंबर 10 तक की बातें, सारी बातें कर दी जाएंगी। लिसन किड्स, वी शुड रिसाइकल प्लास्टिक। पहला सवाल ये, क्यों किड आया क्यों? जिस किड को ये बात बतानी पड़ रही है, वो जो पहली बात है कोई आपको कैसे बता दे? क्योंकि हमारी तो संस्कृति यही है कि घर माने घोंसला और घोंसला माने अंडे। कोई कैसे बता दे कि 1 से नहीं 2 चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए? आप ये नीचे की जितनी चीजें लिखी हैं सब कर लो। रिसाइकलिंग आप चारों तरफ पढ़ रहे होते हो, वो कुछ भी नहीं है, मोरल व्हाइट वॉशिंग है, ताकि आप अपने आप को एक मोरल दिलासा दे सको कि मैं भी क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ करता हूं। मैं क्या करता हूं? मैं रिसाइकलिंग करता हूं। इतना बड़ा बड़ा लिख देते हैं लोग, एवरीथिंग हियर इज रिसाइकल्ड। द आंसर इज सो व्हाट? सो व्हाट? रिसाइकलिंग कैन मेक ओनली दैट मच ऑफ डिफरेंस। क्या कर लोगे रिसाइकलिंग करके? इसलिए कोई नहीं बात करना चाहता क्लाइमेट चेंज की, क्योंकि हमारी संस्कृति में सिखा रखा है कि महिला का जीवन सार्थक ही तभी है जब वो कम से कम 2-4 बच्चे पैदा कर दे। ये जो चीज है ना, बच्चों की हवस, ये है क्लाइमेट चेंज। इसलिए इसकी कोई बात नहीं करता। और आप कुछ कर लो, नीचे वाले काम आप कितने भी कर लो, वो ऊपर वाला काम अगर नहीं कर रखा, आप बोलो मेरे 2 बच्चे हैं और मैं क्लाइमेट एक्टिविस्ट हूं, गो टू हेल। क्या तुम्हारा क्लाइमेट एक्टिविज्म? कौन सा क्लाइमेट एक्टिविज्म? वो 58.6 मल्टीप्लाइड बाय 2। और तुम अब जाकर के पूरी दुनिया को सीख दे रहे हो कि ये नीचे वाली चीजें कम कर दो। ये नीचे वाला कम करके क्या हो जाएगा? जो होना था हो गया। मैं ये बात बताता हूं तो ऐसे ऐसे सूरमा है, वो बोलते हैं हिंदुओं की आबादी कम कर रहा है, अब देश में मुसलमान छा जाएंगे सारे। भाई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, पृथ्वी ही नहीं बचेगी। जब यहां मनुष्य प्रजाति ही नहीं होगी तब कर लेना हिंदू मुसलमान। ग्रीन एनर्जी, ये सब खूब सुनते हो कि नहीं? मैं आपको बोल रहा हूं वो सब पाखंड है,
वो जितनी बातें आप क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के नाम पर सुनते हो सब पाखंड है, उनसे बस इतना अंतर पड़ना है, इतना। इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। ये भी जो बात वहां लिखी हुई है ना कि ऊपर का एक हिस्सा बना दिया, इसको लिख दिया हाई इंपैक्ट, वास्तव में वो भी गलत है। हमने हाई इंपैक्ट वाले क्षेत्र में फ्यूअर चाइल्ड और बाकी सारी चीजें भी जोड़ दी हैं, सबकी सब हाई इंपैक्ट थोड़ी हैं। जो ऊपर वाली चीज है वही है, एक साधे सब सधे यहां भी है। वो ऊपर वाला काम कर दो, नीचे वाले कामों की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। वॉश क्लोथ्स इन कोल्ड वाटर। ये क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन चल रहा है, और ये कह करके हम अपने आप को प्रमाणित कर लेते हैं कि हम भी एक जागरूक नागरिक हैं। हम भी देखो क्लाइमेट चेंज के प्रति सेंसिटिव हैं। कैसे? मेरे यहां जो काम करने वाली बाई आती है, मैं उसको गर्म पानी नहीं करने देती, मैं तू ठंडे में धो, तू ठंडे में धोएगी। ये मेरा क्लाइमेट की तरफ योगदान है। वॉश क्लोथ्स इन कोल्ड वाटर। जब भी पाखंड शब्द आता है तो वो आमतौर पर हम उन लोगों की तरफ लगाते हैं जो धार्मिक है ना। कोई धार्मिक काम कर रहा हो उसको बोल देंगे पाखंडी, पाखंडी, पाखंडी। सबसे बड़ा पाखंडी आम संसारी होता है, ये है पाखंड। किसी धार्मिक आदमी को देख लो तो बहुत आसान हो जाता है बोलने के लिए, अरे वो देखो गीता पढ़ रहा है वो पाखंडी है, अरे वो देखो वो सफेद वस्त्र धारण करता है वो पाखंडी है, अरे वो देखो वो शिखा धारण करता है या कुछ और करता है उसको पाखंडी बोल दोगे। पता नहीं वो पाखंडी है कि नहीं, हो सकता हो ना हो, लेकिन आम आदमी तो निश्चित रूप से पाखंडी है। वो आदमी जो बोले कि मैं बाकी ये सब काम किया करता हूं, मैं हाइब्रिड चला रहा हूं, मेरे 3 बच्चे हैं और मैं हाइब्रिड चला रहा हूं, तीनों बच्चों को हाइब्रिड में लेके जाता हूं कार में, वो सबसे बड़ा पाखंडी है। यही जो चार्ट है जो आप पाई चार्ट के रूप में दिखाते हो, वो है आपके पास? उसको भी लगा दीजिएगा, ये सब लोग उसकी भी फोटो ले लें। और कोई नहीं कह रहा कि बच्चे होने नहीं चाहिए, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं बच्चे। 1 फ्यूअर चाइल्ड, क्या लिखा है वहां? 1 फ्यूअर चाइल्ड, एक है तो दूसरे की आवश्यकता नहीं है बाबा। मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर गया। ज्यादा बच्चे तब चाहिए होते थे जब चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट बहुत हाई था, तब भरोसा नहीं होता था कि बच्चे रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या होगा। ज्यादा बच्चे तब चाहिए होते थे जब आप खेत में काम करते थे और खेत बहुत बड़ा होता था, आप कहते थे जितने हाथ होंगे उतनी उत्पादकता बढ़ेगी। पहली बात तो आप आज खेत में काम नहीं करते, दूसरी बात खेतों का आकार ही बहुत छोटा हो गया है अब, और मैकेनाइज्ड फार्मिंग होती है। अब तो यह है कि अगर किसी किसान के 3 बेटे हो गए तो खेत और छोटा हो जाएगा, और खेत जितना छोटा होता जाता है प्रोडक्टिविटी उतनी गिरती जाती है। क्रॉप यील्ड्स भी ज्यादा हो, उसके लिए जरूरी है कि जो फार्म साइज है वो बड़ा हो। यह बहुत बीते जमाने की बात है कि ज्यादा बच्चे चाहिए। पहले ज्यादा बच्चों के पीछे एक तर्क था, वैध तर्क था। आज वो तर्क नहीं है सही। पहले का तर्क आप समझ रहे हो क्या था? बहुत पुराना तर्क। क्या? खेती करते हैं भाई, जितने हाथ उतनी उत्पादकता। आज पहली बात तो आप हाथ से करते हो क्या? अमेरिका की 1% आबादी नहीं है जो खेती में लगी हुई है, और वो पूरे देश को भी खिलाते हैं और निर्यात भी करते हैं। भारत की आज भी 60% आबादी खेती में ही लगी हुई है। हमारे यहां पर जो होल्डिंग्स का, जो खेत का साइज ही है वो बहुत छोटा है, और बच्चे पैदा करके क्या करोगे? वो खेत और बढ़ जाएगा। पर पुरानी मानसिकता निकल नहीं रही है भीतर से, ठीक वैसे जैसे शक्कर खाने की ललक भीतर से हमारे निकल नहीं रही है। एक समय था जब हमारे पास फूड सिक्योरिटी नहीं थी, अतीत में बहुत पीछे, तब शरीर
कोशिश करता था कि जिस दिन मिले उस दिन बहुत सारा खा लो, क्योंकि कल का भरोसा नहीं है। और खास तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स खा लो और शुगर्स खा लो, क्योंकि आखिरी समय में जिंदा आपको वही रखेंगे। प्रोटीन की कमी हो गई तो चल जाओगे, मिनरल्स की कमी हो गई चल जाओगे, विटामिन से भी चल जाओगे, लेकिन अगर शरीर में एनर्जी ही नहीं बची तो नहीं चलोगे। एनर्जी सबसे ज्यादा किससे आती है? तो इसलिए हमारी बहुत पुरानी जंगल की आदत थी कि जब मीठा कुछ मिल जाए तो बहुत सारा खा लो, जहां कार्ब्स मिल रहे हो बहुत सारे खा लो। वो आदत हम आज तक नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि हमारे शरीर के भीतर आज भी पुराना जंगल बैठा हुआ है। वही बात है जो हमें आज भी ज्यादा बच्चे पैदा करने को मजबूर कर रही है, कुछ शारीरिक कुछ सामाजिक। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अतीत में ज्यादा बच्चा पैदा करना एक तार्किक बात थी, ठीक वैसे जैसे आज भी खरगोशों के लिए यह बिल्कुल सही है और बिल्कुल तार्किक है कि एक खरगोश कई बच्चे पैदा करे, लगातार पैदा करे। खरगोश हैं हमारे 6 महीने के नहीं होते हैं, वो बच्चे पैदा शुरू कर देते हैं करना, और एक बार में एक खरगोश एक नहीं बच्चा पैदा करता, लिटर होता है पूरा, कभी 2 कभी 4 कभी 6 बच्चे भी खरगोशों के। और वो व्यवस्था प्रकृति ने बिल्कुल ठीक करी है। बताओ क्यों? क्योंकि खरगोश बड़ा एक निरुपाय असहाय जीव होता है, कोई भी उसका नाश्ता कर लेता है। तो प्रकृति ने व्यवस्था करी है कि तुम ज्यादा बच्चे पैदा करो और बार बार पैदा करो। मुहावरा ही बन गया है, ब्रीडिंग लाइक रैबिट्स, ब्रीडिंग लाइक रैबिट्स। रैबिट के लिए जरूरी है भाई, शेर के लिए नहीं जरूरी है कि इतने बच्चे पैदा करे, ना वो करता। हां, रैबिट बहुत सारे पैदा करता है। वी आर स्टिल ब्रीडिंग लाइक रैबिट्स। वो रहा, हाँ ये बीच वाला देखिए, ये बाकी सारे हैं काम जो आप करते रहते हो, ये बीच वाला काम है। ये बीच वाला काम छोड़ के बाकी सारे काम चल रहे हैं। और अगर आप बाकी सारे काम कर रहे हो और बीच में जो ये आपने कर दिया, इसका रंग ना ये नहीं होना चाहिए संतरे के रंग का गिरुआ, इसका रंग लाल होना चाहिए। इसका रंग अपराध का रंग है। तीन श्रेणियां होनी चाहिए बस, जो अपने आप को किसी ऊंचे लक्ष्य में डुबो सकें। उन्हें कोई जरूरत नहीं है संतान की, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। यह बात अपने मन से निकाल दीजिए कि जीवन में कोई बड़ी कमी रह जाएगी। अगर आप जीवन में कोई सार्थक लक्ष्य लेकर चलने का दम रखते हैं तो मत इस भाव में रहिए कि बच्चा तो बल्कि आपको बहुत सारे कामों से हटाकर अपनी ओर खींचता है। बहुत ऊर्जा, बहुत समय लगती है एक बच्चे को अगर आप सही लालन पोषण देना चाहते हैं तो। मैं आपके साथ जो काम कर रहा हूं, मुझे बताइए मैं कर लेता? मेरे भी 2 हैं चुंगू मुंगू, तो मैं कर लेता क्या? आचार्य जी बैठे हुए थे, गीता पढ़ा रहे थे, एक तभी उछल के आया, पटाख से आगे बैठ गया, पापा। और टेबल पे बैठा हुआ है, और मैं आप लोगों से कह रहा हूं देखिए अब तो ऐसा आपके घर में होता है, मेरे घर में भी होता है। फिर पढ़ लीजिएगा गीता, फिर आ चुका मैं आपके काम। तो जो पाते हो कि वो जान गए हैं कि जिंदगी कैसे जीनी, उन्हें तो कोई जरूरत ही नहीं है। जो दंपति हैं जिन्हें लग रहा है कि अब ब्याह करा है, बच्चा होना चाहिए, एक संतान पर्याप्त होनी चाहिए, एक संतान पर्याप्त होनी चाहिए। और एकदम आप किसी ऐसे परिवेश से आते हो कि पूरे कुनबे में और अपनी पूरी परंपरा में सब पीढ़ियों में औसतन 6.2 संतानें पैदा हुई हैं हर जोड़े के द्वारा। बोले कि आप क्या बोल रहे हैं, हमारे पिताजी तो 9 भाई बहन थे, हमारी माताजी 11 संतानों में 8वीं थी, आप क्या बोल रहे हैं? कुछ लोग बोलते हैं कि साहब हमारा धर्म मजहब ऐसा है कि हमें तो ज्यादा
हमें कहा जाता है कि बच्चे मत रोकना, बच्चे सीधे ऊपर से आते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम ऐसे क्षेत्रों से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर सबके ज्यादा औलादें होती है, तो हमसे भी कहा जाता है कि बच्चे ज्यादा करना। उनको मैं कह रहा हूं अगर इतनी मजबूरी है तो 2 कर लो यार। बहुत बहुत दिल पे पत्थर रख के कह रहा हूं कि इतनी मजबूरी है तो 2 कर लो। लेकिन जो भी है तुम्हारा, राम, भगवान, खुदा, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, मैं उसकी दुहाई दे के कह रहा हूं 2 से तीसरे पर मत चले जाओ। और 2 भी बहुत ज्यादा है, पृथ्वी के पास अभी गुंजाइश नहीं है 2 बच्चे भी झेलने की। एक पे भीतर अगर इतना ज्यादा भाव है मातृत्व का, इतनी ज्यादा अगर पैटर्नल या मदरली इंस्टिंक्ट्स हैं, तो देखभाल करो ना, प्रकृति की करो, पर्यावरण की करो, पशुओं की करो। इतने अनाथ बच्चे हैं उनकी करो, इतने वृद्ध हैं उनकी करो, इतने बहके हुए लोग हैं उनकी करो। इस समय तो पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो देखभाल और सहायता न मांग रहा हो। तो आप कहें कि बट व्हाट अबाउट माय इंस्टिंक्ट्स टू नर्चर, टू नरिश। अप्लाई योर इंस्टिंक्ट्स इन अ वाइडर वे। नदी क्या ये बोलती है कि मेरा पानी तो सिर्फ मैं ही पीऊंगी? नदी का क्या काम है? अगर आपके पास है तो पूरी दुनिया को दीजिए और बिना भेदभाव के दीजिए। नदी किसी को मना करती है तुझे नहीं दूंगी। वृक्ष कभी बोलता है कि भाई ये मैं हूं, ये मेरे फल हैं, ये तो मेरे ही आसपास के लोग खाएंगे। जो आके खाना चाहे सबका स्वागत है। इंसान क्या, पशु पक्षियों का भी स्वागत है। तोता आकर के फल खा रहा है, वृक्ष कभी तोते को मना करता है? आपको अगर देने की ललक है तो पूरी दुनिया आपसे मांग रही है कि हां आओ, हमें सहायता दो, हमें प्रकाश दो, हमारी मदद करो। ये क्या तरीका है कि मैं अपने ही शरीर से बच्चा पैदा करूंगा तभी कुछ बात बनेगी? और कैसे पृथ्वी झेलेगी भाई? हम 800 करोड़ लोग हैं पृथ्वी पर। 2040 2050 तक हम 1100 करोड़ हो जाएंगे। पृथ्वी कैसे झेलेगी? वो 800 ही नहीं झेल सकती, 1100 करोड़ कैसे झेल लेगी? आपको मालूम है हम जितना कंजम्पशन अभी ही करते हैं उसके लिए भी कई पृथ्वियां चाहिए, और जितना हम करना चाह रहे हैं उसके लिए 15 पृथ्वियां चाहिए। जो हमारे अरमान हैं, हम सबके पास अरमान है ना जीवन में भाई, प्रोग्रेस करने का, भाई लाइफ में तरक्की मांगने का। आपके अरमान अगर सार्थक हो गए तो 15 पृथ्वियां चाहिए आपके अरमान पूरा करने के लिए। हर आदमी जो कुछ चाह रहा है लाइफ में, होता ना, लाइफ में ड्रीम्स होने का, फाइट फॉर योर ड्रीम्स करके दिखाने का। ये जो आपकी ड्रीम्स हैं अगर आपने सचमुच करके दिखा दी तो राम बचाए कुछ नहीं बचेगा। फिर पृथ्वी भी बस इसलिए बची हुई है क्योंकि आपके जो सपने हैं वो साकार नहीं होते। यहां जो स्कूटी पे चल रहा है वो कह रहा है मुझे 8 व्हीलर चाहिए, जिसके घर में 2 फ्रिज है वो कह रहा है मुझे वो उतना कुतुब मीनार जितना फ्रिज चाहिए, वो भी 4। करोगे क्या? खुद बैठोगे उसमें, मकबरा बनाओगे उसमें अपना, क्या करोगे? और ये तो सब कंजम्पशन की चीजें मैं जिनकी बात कर रहा हूं। सबसे बड़ा हमारा जो अरमान होता है वो तो इस बीच वाली चीज को लेकर होता है। मेरी बगिया में फूल कब खिलेगा? ना ना ना, मेरी बगिया नहीं होता इतना, तो फिर भी आपकी पीढ़ी समझदार हो रही है। बिटिया तेरी बगिया में फूल कब खिलेगा? दीदी वो बगिया नहीं है, वो यूटेरस वो कहलाता है। और मेरे पास उसके अलावा एक ब्रेन भी है। शरीर में वही नहीं होता है, यहां भी कुछ होता है ना। तुम मेरी पूरी हस्ती को मेरे यूटेरस से ही बांध दोगी, मेरी बगिया। इसका क्या करें? ये किस लिए है? ये किस लिए है? इसको तो लेकर कभी नहीं पूछते कि इस बगिया में फूल कब खिलेगा। भाई सहस्त्रार यही होता है। वो जो दादी है वो कभी पूछती नहीं कि ब्रह्मरंध्र कब खुलेगा।
जो आप चक्रों की बात करते हो ना, आखिरी चक्र यहां होता है। हाँ, तो उसकी तो कोई नहीं पूछता कि आपके जीवन में वो पल कब आएगा जब मुक्ति पाओगे, वो तो कोई नहीं पूछता। बगिया में फूल खिलाने को पूरा जमाना तैयार है। तो खिला लो बगिया में फूल, ये रही बगिया। समझ में आ रही बात? मीडिया ये मुद्दा क्यों नहीं उठाता? क्योंकि आपसे मुद्दा मैं इसीलिए उठा पा रहा हूं क्योंकि सबसे पहले मैं क्लाइमेट एक्टिविस्ट नहीं हूं, मैं आपको गीता पढ़ाने वाला शिक्षक हूं। मैंने आपको गीता नहीं पढ़ाई होती तो आप मेरी ये बातें सुन नहीं पाते। चूंकि आपने गीता पढ़ी है इसीलिए आपका मन, आपका विवेक इस स्तर पर आ गया है कि आज मैं आपसे सच्चाई बयान कर रहा हूं तो आप सुन पा रहे हो, आप सजग हो पा रहे हो, आपको बुरा नहीं लग रहा। आम आदमी को यह बात बताओ, वो उखड़ जाएगा। लेकिन उखड़े तो उखड़े, जब सब कुछ जलने ही जा रहा हो, बर्बाद होने जा रहा हो, तो हम ये परवाह करें क्या कि सच्चाई से बुरा किसको लग जाएगा? साहब, आप कल बचोगे ही नहीं बुरा मानने के लिए भी। आज मैं आपको थोड़ा बुरा मनवाए देता हूं, क्या पता इससे आप कल बच जाओ। जाकर के जितना हो सके इस बात को आगे बढ़ाइए, प्रचार करिए, बेखौफ होकर के। क्या ऐसा डर रहे हो? बात आ रही है समझ में? जिस दिन आप इतने सारे हो जाओगे कि आपको सच बताया जाए, आपको बुरा ना लगे और आपके पास तादाद भी हो, उस दिन हर चैनल को, हर अखबार को मजबूर होकर के यह दिखाना पड़ेगा प्राइम टाइम पर। आज वो नहीं दिखाते क्योंकि आम आदमी को ये दिखाओ तो आम आदमी चैनल बदल देगा। मतलब साफ समझो, ये दिखाना काम नहीं आएगा अगर इससे पहले गीता नहीं दिखाई है। ये दिखाना काम नहीं आएगा क्योंकि ये जो सामग्री है, हमने शुरुआत में ही कही, ये सामग्री तो ओपन सोर्स है, इंटरनेट पर उपलब्ध है, जाके देखो। देखनी होती तो आम आदमी ने कब की देख ली होती। वो जानबूझ के नहीं देख रहा है क्योंकि उसके स्वार्थ और सुविधा पर आंच आती है। चैनल दिखाएगा तो चैनल बदल देगा। नेता अगर ये बातें बताएगा तो नेता को बदल देगा। कोई नेता भी कैसे बताए? चुनाव आ रहे हैं, किसी चुनावी घोषणा पत्र में आपने इन मुद्दों का उल्लेख सुना? नहीं सुना, क्योंकि ये मुद्दे आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आपके लिए मुद्दे इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि आपके पास गीता नहीं थी आज तक। जिसके घर में उपनिषद आने लगेंगे, गीता आने लगेंगे, उसमें काबिलियत जग जाती है सच का सम्मान करने की। सच कोई छोटी चीज नहीं होता, बड़ी भारी चीज होता है। हर आदमी सच की इज्जत नहीं कर सकता। जिसकी जिंदगी झूठ में चल रही है उसके लिए सच सम्मान की नहीं, खतरे की बात होता है। समझ में आ रही है बात? अब समझ में आ रहा है कि क्यों मैंने चुना है कि किसी भी अन्य तरीके के एक्टिविज्म की अपेक्षा मैं आप तक अध्यात्म लेकर आऊंगा, क्योंकि वो केंद्रीय बात है। अगर वो बात आ गई तो फिर ये बात आ जाएगी। अगर वो बात ही आप तक नहीं पहुंची तो मैं आप तक कोई और ढंग की बात नहीं पहुंचा पाऊंगा। संस्था के YouTube चैनल पर आप देखते हैं 2-3 वीडियो जब आएंगे सामाजिक सरोकारों के, तो उसके तुरंत बाद आगे पीछे 1-2 वीडियो गीता के आ जाएंगे। वो जरूरी है क्योंकि गीता के बिना आप वो सब बातें नहीं सुन पाओगे जो दूसरे वीडियोस में है। किताबें भी आप देखते हो, संस्था प्रकाशित करती है श्रीमद् भगवद गीता, वेदांत, आत्मा, अहम, लेकिन साथ ही साथ क्या प्रकाशित करती है? वो बातें जो सामाजिक सरोकारों की है, वैश्विक सरोकार की है। दोनों चीजें एक साथ चलती हैं और दोनों में पहले क्या आता है? दोनों में पहले अध्यात्म आता है। देश में, समाज में जब धर्म का पतन होने लगे तो फिर हर तरह से आग लगती है, फिर पृथ्वी पर भी आग लगती है। जब संत वाणी से मन हट जाता है तो फिर आप एंकर वाणी ही तो सुनोगे। और संत वाणी आप तक अब आ गई है
तो फिर अब आप एंकर से और टीवी चैनल से, मीडिया से, नेताओं से सवाल कर सकते हो कि असली मुद्दे कहाँ हैं भाई साहब, असली मुद्दे कहाँ हैं? ये चटपटी चाट मत खिलाओ हमें, असली मुद्दा बताओ। ये बात स्पष्ट हो रही है या कुछ अभी अटक रहा है? आप देख रहे हो कि चूंकि हमारे पास बहुत पुराने प्रिमिटिव पशुता भरे स्वार्थ हैं, बेहोश स्वार्थ हैं, इसीलिए कोई हमसे सच बोलने का जोखिम ही नहीं उठाता। बोलो, एक जानवर है और वो लपक के जा रहा है फल की तरफ। एक जानवर है, मान लो एक सांड है, एक बंदर है, कुछ भी है, वो लपक के एक फल की तरफ जा रहा है। आप उसके सामने आकर के उसे यथार्थ बताओगे कि ऐसे करके कि सुन, वो ऐसे लपकता हुआ आ रहा है इधर से और इधर फल रखे हुए हैं, आप ऐसे रास्ते में खड़े हो जाओगे कि ठहर जा सांड, आज मैं तुझे सच्चाई बताता हूं, ये जो फल है ना, ये बहुत गंदे तरीके से उगाया गया है, तमाम तरीके के इसमें गंदे फर्टिलाइजर डले हैं, पेस्टिसाइड डला है, और छोटे किसानों का बहुत शोषण हुआ है ये फल जिस तरीके से तेरे सामने आया है। आप उसे बताओगे क्या? क्यों नहीं बता सकते उसको? क्योंकि वो एक जानवर है स्वार्थ से भरा हुआ। स्वार्थ से भरे हुए जानवर को सच बताओगे तो सींग मारेगा। इसलिए टीवी आपको सच्चाई नहीं बताता, क्योंकि हम स्वार्थ से भरे हुए जानवर हैं। बस हमें कोई सच बताएगा तो मार खाएगा। फिर सोचो ना, कौवा गंदगी में चोंच डाल रहा है। कौवा क्या कर रहा है? गंदगी में चोंच डाल रहा है। आप जाके उसे ज्ञान दोगे? हे काक, यह मल है, त्याग दे। उसे ज्ञान दोगे क्या? क्योंकि वो जानवर है और उसके पास उसके शारीरिक स्वार्थ हैं। ये रहा हमारा शारीरिक स्वार्थ, बीच वाला। जिसके पास शारीरिक स्वार्थ है उसे ज्ञान नहीं दिया जा सकता। किसी को अगर सच्चाई बतानी हो तो सबसे पहले उसे उसके भीतर की सच्चाई बताओ, आत्मज्ञान दो। आत्मज्ञान नहीं है, अगर उसे उसकी ही सच्चाई नहीं पता, अपने स्वार्थों की सच्चाई नहीं पता, तो उसे फलों की सच्चाई बताने से नहीं होगा। अगर हमें हमारे दिल की सच्चाई नहीं पता तो कोई आपको बताएगा भी कि आज पृथ्वी कितनी जल रही है, तो कुछ नहीं होने वाला। पृथ्वी की सच्चाई से हम इसीलिए मुंह चुराते हैं क्योंकि सबसे पहले हमें हमारी सच्चाई नहीं पता, आत्मज्ञान नहीं है। जो व्यक्ति इस सच का सामना करने में असमर्थ हो जाता है, वो दुनिया की हर सच्चाई से फिर कायर की तरह बार बार मुंह चुराता है। जो ट्रुथ से ही बच रहा है वो फैक्ट्स का सामना कैसे करेगा? जो ट्रुथ से ही बच रहा है वो फैक्ट्स का सामना कैसे करेगा? तो इसीलिए हमें फैक्ट्स नहीं दिखाया जाता, हमें प्रोपेगेंडा दिखाया जाता है। टीवी पर, मीडिया पर, हर जगह जहां जहां पे संभव हो, हमें हर जगह बस बेवकूफ बनाया जाता है, क्योंकि हम बेवकूफ बनना चाहते हैं। और बेवकूफ बनना चाहते हैं बस शारीरिक और सामाजिक स्वार्थों की वजह से। और वो स्वार्थ ऐसे नहीं है कि उसमें हमें कोई लाभ होता हो, बस भ्रम है। इसी को अध्यात्म बोलता है, मोह, अध्यास, माया, विपर्य। माया है बस। जहां तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कुछ मिल रहा है, वहां तुम्हें मिल कुछ नहीं रहा, लुट ही रहे हो। पर भाव ऐसा है कि कुछ लाभ हो रहा है, लुट लगातार रहे हो और सच्चाई देखने को तैयार भी नहीं। जो ये सच्चाई देखने को तैयार हो जाए, जो अपने जीवन, अपने व्यक्तिगत जीवन की सच्चाई देखने को तैयार हो जाए, उसे बाकी सब सच्चाइयां फिर मीडिया वगैरह से बताई जा सकती हैं। अपनी सच्चाई देखने का क्या मतलब होता है? अपने व्यक्तिगत, अपने दैनिक जीवन की सच्चाई देखना। आप कैसे जी रहे हो, आपके रिश्ते कैसे हैं, आप नौकरी कैसी कर रहे हो, आप पैसे किस तरह से कमा रहे हो, धर्म के नाम पर आप क्या कर रहे हो, दिन अपना कहां बिताते हो। आप लोगों के लिए घड़ी बनवाई है, बाहर रखी हुई है, उस घड़ी पे लिख दिया है बस ये देख लो कि दिन सारा जा कहां रहा है। घड़ी है, उस पे लिख दिया है बस ये देख लो कि दिन सारा जा कहां रहा है। वो आपको लगेगा बहुत साधारण सी बात है, मैं कह रहा हूं वो आत्मज्ञान का आखिरी सूत्र है। बस ये देख लो कि दिन सारा जा कहां रहा है। जिसने ये देख लिया उससे अब आप सारी सच्चाइयां बयान कर सकते हो, वो सुनेगा। पर जो अपनी ही सच्चाई से मुंह चुराता है, उसे तुम क्या ये बताओगे?
उस व्यक्ति की तो हस्ती की ही शुरुआत झूठ से है, उसे सच कैसे बताओगे? कुछ आ रही है बात समझ में? एक्टिविज्म का ढोल बजाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो बात पर्दे में हो उसको दिखाया जा सकता है पर्दा हटा के। यहां कुछ पर्दे में है ही नहीं, सब सार्वजनिक है, पब्लिक डोमेन की इंफॉर्मेशन है बाबा। सोते हुए को जगाया जा सकता है। वो है ना जो आप लोगों को पोस्टर बहुत प्रिय है, यू आर नॉट मिसिंग द सीक्रेट, यू आर मिसिंग द ऑब्वियस। जो ऑब्वियस बात है हम वो मिस कर रहे हैं, क्योंकि जब काम भरा हो आंख में तब सच नजर नहीं आता है। सच सामने खड़ा हो पर आंखों में कामना भरी हुई है ना, तो सच नजर नहीं आता। हैंग ड्राई क्लोथ्स, अपग्रेड लाइट बल्ब्स, और बहुत सारे, हम पाखंडी, हमसे बड़ा कोई पाखंडी है क्या? हम ये सब करके अपने आप को सर्टिफिकेट दे देते हैं क्लाइमेट कॉन्शियस होने का। यू नो, आई लिव अ क्लाइमेट कॉन्शियस लाइफस्टाइल। सारे जो पुराने बल्ब्स थे वो हटा दिए, हम नए ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स लेकर आए हैं। मैं उखड़ गया था बंबई में, आपको याद है कुछ साल पहले आरे वाले जंगल थे, उनका कांड हुआ था, काटे जा रहे थे। हाँ, उसी का तो खैर अब बहुत बड़ा रूप हमें छत्तीसगढ़ में हसदेव में देखने को मिल रहा है, पर वो आज से कुछ साल पहले की बात है। तो एक थी वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट थी, तो उनका पेज था, उसमें एक के बाद एक यही आ रहा था कि जंगलों को बचाओ, जंगलों को बचाओ, ये पेड़ है। और वहाँ पूरा जंगल भी नहीं है, वहाँ कुछ पेड़ थे जो कट रहे थे, वो भी नहीं कटने चाहिए थे। मैं कोई पेड़ों के कटने का समर्थन तो किसी हाल में नहीं कर सकता। तो वो बार बार कह रही थी कटाओ कटाओ, और बहुत सारे लोग हैं वो वहाँ पर पहुँच करके धरना वगैरह दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, जंगल को बचाना है, पेड़ों को बचाना। और वही जो पेज है जिसमें एक के बाद एक उनकी पोस्ट्स थी, उसी में नीचे एक पोस्ट थी, ओ व्हाट अ बंडल ऑफ जॉय, दीदी कांग्रेचुलेशंस। मैंने कहा ये इससे बड़ा पाखंड हो सकता है? आप बात कर रहे हो जंगल को बचाने की, और यहां पे आपने वो बच्चे की डाल दी है व्हाट अ बंडल ऑफ जॉय, दीदी कांग्रेचुलेशंस। आप ये इन सब छोटे छोटे सर्कल्स में से किसी एक सर्कल को एड्रेस कर रहे हो और कह रहे हो बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, और ये जो बीच वाली चीज है इस पे आप बोल रहे हो कांग्रेचुलेशंस। इससे बड़ा पाखंड हो सकता है? आई एम अ क्लाइमेट एक्टिविस्ट हु इज कांग्रेचुलेटिंग समबडी ऑन गेटिंग अनदर चाइल्ड। आज बच्चा पैदा होना बधाई की बात है। मैं नहीं कह रहा हूं मातम मनाओ, पर कम से कम उसको बधाई का विषय तो मत ही समझो भाई। जिम्मेदारी की बात हो सकती है, पर बधाई की बात तो मुझे आज नहीं दिखाई देती। यह बात किसी शास्त्र में लिखी नहीं मिलेगी। एक होता है धर्म और एक होता है काल धर्म। यह काल धर्म है। स्विच इलेक्ट्रिक कार टू कार फ्री, अभी तो वही है भैया, पहले तो डीजल कार से इलेक्ट्रिक पे आओ, फिर इलेक्ट्रिक से कार फ्री पे आओ, उतना बचा लोगे, उतना बचा लोगे। ये लगभग वैसी सी बात है कि वजन बहुत बढ़ गया था, तो डॉक्टर ने बोला देखो बस 2 फुलके और 1 कटोरी चावल खाओगे तुम। कितना? 2 फुलके, 1 कटोरी चावल, थोड़ी सब्जी, थोड़ी दाल। तो भाई ने क्या सवाल करा? बोले हाँ ये सब बिल्कुल खाएंगे। ये खाने से पहले खाना है, खाने के बाद? ये वैसा ही है। ये जो असली चीज है वो तो नहीं छोड़ेंगे, बाकी छोटा मोटा बता दो, खाने से पहले, खाने के बाद। हाइब्रिड ले आओ। फिर आ गया वो वॉश क्लोथ्स इन कोल्ड वाटर। वास्तव में ये जो है ये ठंडे देशों पर ज्यादा लागू होता है, क्योंकि वहां उन्हें बहुत गर्म करना पड़ता है। तो ये वहां के लिए है।
मैं इनमें से किसी भी छोटी चीज का दुश्मन नहीं हूं। हालांकि वो रिसाइकलिंग यहां फिर से आ गया, वही रिसाइकलिंग जिसको लेकर के हम कितना चौड़े होते हैं। मेरा जूता भी रिसाइकल्ड है, मेरी नाक भी रिसाइकल्ड है, मेरी पत्नी भी रिसाइकल्ड है, मेरा सब कुछ रिसाइकल्ड है। कितनी हम अपने आप को श्रेष्ठता बता देते हैं, मेरा सब कुछ रिसाइकल्ड है, मैं ही पूरा रिसाइकल्ड हूं, मेरा विचार रिसाइकल्ड है, मेरी तो आत्मा भी रिसाइकल्ड है, सब कुछ मेरा रिसाइकल्ड है और इसलिए मैं कितना अच्छा आदमी हूं। उस रिसाइकलिंग की बस इतनी कीमत है, देख लो कितनी कीमत है। हाँ, एक बच्चा बस एक बच्चा नहीं होता। आपने एक बच्चा नहीं पैदा करा, आपने एक श्रृंखला पैदा करी है बाबा। वो बच्चा आप क्या करेगा? हम मरने को तैयार हैं। जो हुआ था केदारनाथ में वो उसके बाद कई बार हो चुका है, छोटे स्तर पर भारत में और बड़े विस्तृत स्तर पर और जगहों में। पाकिस्तान की बाढ़ याद कर लीजिए, यूरोप में हीट वेव चली है, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी है, अमेरिका में बड़े बड़े तूफान आए हैं। दुनिया का कोई कोना नहीं है जहां भयानक आपदाएं नहीं आई हैं। हर जगह हो रहा है और ये बस अभी झांकी है, असली वाला बाकी है। लोगों तक तथ्य और सत्य, ये दो चीजें लेके जाइए। तथ्य ये रहा और सत्य गीता, उपनिषद, दुनिया भर का सारा बोध साहित्य, दुनिया भर की सारी संतवाणी, वो सत्य दोनों लोगों तक पहुंचाएगी और तथ्य ये है। ये दोनों लोगों तक पहुंचाइए, तब बात बनेगी। बेखौफ होकर, डरना नहीं है। डर के भी क्या कर लोगे? बचा ही कितना समय है? ना हमारे पास समय है ना पृथ्वी के पास समय। अब डर डर के भी बिता लोगे तो क्या कर लोगे? जगत मद में चोर और चाल अड़बड़ चल रहा, मद उतारे बिना कहो चाल ठीक होगी कहाँ। जगत मद में चोर और चाल अड़बड़ चल रहा, मद उतारे बिना कहो चाल ठीक होगी कहाँ।